आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स। मैं हूं अशरफ अली बस्तवी। मेरे साथ आपकी डॉक्टर जुबैदुर रहमान खान साहब हैं उर्फ बब्बन मियाँ। आपका ताल्लुक उत्तर प्रदेश से है। आप रेलवे के मेंबर हैं इस वक्त, अभी उनको दोबारा मेंबरशिप दी गई है। उत्तर प्रदेश के एफसीआई के आप मेंबर हैं। राष्ट्रीय कुश्ती संघ के आप उपाध्यक्ष हैं। गौशाला चलाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी सरगर्मियां आपकी हैं। जिस दिन हमारी आपकी मुलाकात आपके गांव पर हुई थी, बाराबस्ती में, तब से मुझे ख्याल था कि ये इतनी सारी चीज़ें, ख़ास तौर से सामाजिक कामों का जो आपका जो दायरा है वो का बड़ा वसी है, जिसमें हुकूमत के साथ जो वर्किंग रिलेशंस है उसमें भी बहुत अच्छा आपकी मेंबरशिप रिन्यू की गई है रेलवे की। उससे पहले आप उत्तर प्रदेश एफसीआई के मेंबर बनाए गए। राष्ट्रीय कुश्ती संघ के आप उपाध्यक्ष ही हैं। गौशाला चलाते हैं। इतने सारे काम किस तरह से? देखिए, ये हमारे पेरेंटल मतलब हमें ये हमारे वसीयत में मिली है हमें ये चीजें, क्योंकि हमारी वालदा गाय पालती थी, उन्हीं की तर्ज पे हमने ये काम शुरू किया है। हमारे फादर पहले फौज में थे और फिर बाद में एक समाजी वो है जमीयतुल उलमा हिंद, उससे जुड़े हुए थे। तो ये तो हमें विरासत में मिला है और हम कोशिश करते हैं कि जो ये हमारी गंगा जमनी तहजीब है, हम इसे जिंदा रखना चाहते हैं, इसे कायम रखना चाहते हैं और एक मैसेज देना चाहते हैं कि मुसलमान भी ऐसा काम करते हैं। तो जहां तक गौशाला का सवाल है, गौशाला चलाने का मकसद हमारा सिर्फ एक मैसेज देना है और गंगा जमनी तहजीब जो है हमारी, उसे जिंदा रखना चाहते हैं हम। और उस गौशाला को अल्लाह का शुक्र है जब हम चलाते हैं तो बहुत से सारे लोग, चाहे वो गवर्नमेंट के हों, एडमिनिस्ट्रेशन के हों, वो लोग आते हैं और हमारी सराहना करते हैं। और उसमें मनोज तिवारी जी हमारे यहाँ आए, रजा मुराद साहब आए और एडमिनिस्ट्रेशन के भी काफी लोग आए, एडीजी आलोक शर्मा जी आए, आरिफ भाई आए, काफी लोग आए वहां, सुशील कुमार पहलवान आए और हमारी सराहना की। तो हमें भी अच्छा लगा। तो इसीलिए हम लोग गौशाला चलाते हैं और एक मैसेज देना चाहते हैं। गौशाला में ये कब शुरुआत की थी आपने? देखिए, गौशाला तो हमारे यहाँ 50 साल से चलाई जाती है, क्योंकि हमारी वालदा गाय पालती थी। उनके टाइम में ये जरूर है कि 3, 4, 5 गाय थी। आज अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ 90-91 गाय हैं और कुछ बच्चे भी हैं। अच्छा, माशाल्लाह। ये कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में? ये गांव चनियाना, तहसील सियाना, जिला बुलंदशहर में है और वहीं का मैं रहने वाला हूँ। आबाई वतन मेरा चनियाना ही है, बुलंदशहर। जी। ये तो हुई गौशाला की बात। इसके अलावा आपकी दूसरी सरगर्मियां हैं। उत्तर प्रदेश के जो एफसीआई है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसके आप जो है मेंबर हैं। तो वहाँ पर जो मेंबरशिप आपकी है वो किस तरह से है और वहाँ पर क्या चीज़ें आप सजेस्ट करते हैं गवर्नमेंट को उस पर? जी, हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल जी हैं एफसीआई के, उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है और मैं पूरे उत्तर प्रदेश का मेंबर हूँ। इसमें बहुत ही लिमिटेड मेंबर होते हैं, 26 करोड़ की आबादी है और लिमिटेड मेंबर होते हैं और उसमें एक अल्लाह का शुक्र है मैं मेंबर हूँ। तो इसमें जितना भी ये गल्ला खरीद और फरोख्त होती है उसका, या एफसीआई के जो गोडाउन होते हैं उसकी निगरानी हमारे उसमें होती है। और ये जो गांवों में राशन बांटा जाता है ये भी हम लोगों की निगरानी में होता है और हम कोशिश करते हैं कि लोगों को पूरा राशन मिले, ज्यादा से ज्यादा मिले और टाइम पर मिले। इसीलिए ये कमेटी बनाई जाती है कि जो गवर्नमेंट की या सरकार की जो नीतियां हैं या सरकार की लाभार्थी योजनाएं हैं ये जमीन पर उतरें और इसे गरीब लोगों को या जो इसके जरूरतमंद लोग हैं उन्हें तरीके से उन्हें मिल सके और उन लोगों तक ये पहुंच सके। इसीलिए ये कमेटी बनाई जाती है। उसी के हम लोग निगरानी कमेटी के मेंबर हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे ईमानदारी से कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है या गवर्नमेंट की लाभार्थी योजना है वो आम जनता तक आसानी से पहुंच सके। रेलवे की भी आपको दोबारा मेंबरशिप दी गई है। 2 साल की दोबारा आपको रेलवे का मेंबर बनाया गया है। रेलवे की मेंबर रहते हुए क्या चीज़ें आपकी जिम्मे होती हैं? वहाँ रेलवे को क्या चीज़ें आप सजेस्ट करते हैं? जी, देखिए, जितने भी ये स्टेशन जो ये जोन वाइज होता है रेलवे, तो जो हमारे जोन में स्टेशन आते हैं उसमें जो भी खामी होती है, मान लीजिए कहीं पानी की प्रॉब्लम है, कहीं किसी ट्रैक पर रेलिंग नहीं है, एक्सीडेंट होने का खतरा है, कहीं लिफ्ट खराब है तो या एक्सीलेटर खराब है, ये जितनी भी इस चीजों की जरूरत होती है वो हम लोग अपने जीएम को और अपने उन्हें बताते हैं। जो मीटिंग होती है, हमारा इलाहाबाद हेड ऑफिस है, तो जब मीटिंगों में जाते हैं हम लोग तो ये हम लोग पहले सर्वे करते हैं और फिर जो उसमें कमी होती है वो अपने अफसरान को, अपने जीएम वगैरह को बताते हैं और फिर उस पर वो अमल होता। अभी हम लोगों ने अलीगढ़ का सौंदर्यीकरण कराया स्टेशन का, जो ट्रेन कोविड में बंद हो गई थी वो दोबारा शुरू करवाई। खुर्जे का हम लोगों ने करवाया। एक नया हमने स्टेशन प्रपोज किया, ग्रेटर नोएडा में कोई स्टेशन नहीं था, बुराकी के नाम से अभी एक स्टेशन तैयार हो रहा है, वो हम लोगों की मेहनत और कोशिश से हुआ है। आगरे का, क्योंकि वो पर्यटक जोन है, वहां पर देश विदेश से लोग आते हैं,
तो वहाँ हाईटेक वो बनवाया हम लोगों ने, कह के उसको हाईटेक स्टेशन बनवाया है। तो इस तरह की जो भी वो होती हैं, जो जनता की सहूलत के लिए, जनता को जो फैसिलिटीज चाहिए, जैसे कहीं गेट छोटा है और लोग ज्यादा निकलते हैं तो उसे गेट को बड़ा कराना होता है, या जो भी मतलब जनता की फैसिलिटी के लिए जो जरूरत होती है उसे हम अपने ऑफिसर्स को बताते हैं और फिर उस पर बारीकी से मतलब नजर रखते हैं और उसमें वो काम कराते हैं। आप भारतीय कुश्ती संघ के भी उपाध्यक्ष हैं। इस वक्त कुश्ती के जो महिला खिलाड़ी हैं वो दिल्ली में हैं इस वक्त, और अपने कुछ मामलात, उनके मुतालबात हैं, उनको लेकर के धरना दे रही हैं। तो एक कुश्ती के संघ के उपाध्यक्ष होने के नाते आप उनके साथ किस तरह से खड़े हैं? देखिए, ये इल्जामात बिल्कुल सरासर गलत हैं। ये सिर्फ हरियाणा के कुछ लोग, मतलब इसमें सियासत भी जुड़ गई है और खिलाड़ी हरियाणा के ही सिर्फ इसमें जो एलिगेशन लगा रहे हैं। देखिए, कोई उत्तर प्रदेश का नहीं लगा रहा, मध्य प्रदेश का नहीं लगा रहा, पंजाब का नहीं लगा रहा, केरला का नहीं लगा रहा। सिर्फ ये कुछ खिलाड़ी हैं जो किसी के कहने पे खेल रहे हैं। और अध्यक्ष जो बृजभूषण शरण जी हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने कुश्ती को इतना ऊपर पहुंचाया है कि अब तक जितना भी विकास हुआ है या वो हुआ है वो उन्हीं की बदौलत हुआ है। और वो बहुत मेहनत करते हैं। और अभी कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, उसमें 12 मेडल सिर्फ कुश्ती में ही मिले थे। वो सिर्फ उनकी मेहनत की ही वजह से ये होता है कि वो इतनी मेहनत करते हैं। और एक नीति है उनकी अध्यक्ष जी की कि सब लोग खेलें। और जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो ये चाहते हैं कि जब मेडल ले आते हैं कि हम डायरेक्ट खेलें, हम प्रैक्टिस ना करें। वो इसका विरोध करते हैं। तो इस तरह के ये जो आरोप लगाए हैं बेबुनियाद हैं। और आप देखना, ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और पहले भी उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है। जो पहले एक कमेटी बनी थी वो क्लीन चिट दे चुकी है, लेकिन फिर ये दोबारा से शुरू किया गया है क्योंकि अब इलेक्शन भी आ रहे हैं। तो ये बदनाम करने की साजिश है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। चलिए, ठीक है। आपका जो मैंने भी गुफ्तगू की, एक के बाद एक FCI और क्या कहते हैं, और रेलवे, गौशाला, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी सरगर्मियाँ आपकी, इतनी सारी सरगर्मियों को अंजाम देना, सुई छुआर करना आपके लिए, FCI के लिए काम करना, रेलवे के लिए काम करना, कुश्ती की डेवलपमेंट के लिए काम करना, गौशाला को तो देख ही रहे हैं आप। कैसे मुमकिन कर पाते हैं आप? किस तरह से मैनेजमेंट आप चलाते हैं? देखिए, ये तो हकीकत है, इसमें टाइम देना पड़ता है, टाइम भी खर्च होता है, पैसा भी खर्च होता है। तो ये तो हम लोग, एक हमारा जज्बा है कि हम लोगों की खिदमत कर सकें। इसके अलावा भी मैं बहुत सारे स्कूलों से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत सारे और हम लोगों के जो 12 बस्ती है उसमें प्रोग्राम होते हैं, उसमें भी मैं जाता हूँ। और ये कोशिश करते हैं कि मतलब समाज में कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिले, अच्छे लोग इसमें आगे आए। मैं तो और लोगों से भी कहता हूँ कि और लोग भी इस समाजी खिदमत को अंजाम दें और एक दूसरे के मदद करें। और जो गरीब लोग हैं, ये बेचारे जिनको जरूरत है, उनके काम आए। तो ये तो हम लोगों का एक मतलब हम लोगों का एक मिजाज है, मिजाज बन चुका है। उसी तरह हम इसे करते हैं। इतने सारे काम करते हुए जाहिर सी बात, इसमें गवर्नमेंट के साथ रिलेशंस आपके बहुत अच्छे हैं। ऐसा अंदाज़ा हुआ कि मेंबरशिप तो यूं ही बहरहाल कोई नहीं देती, आपकी अपनी खिदमत ज़रूर हैं, उसके साथ साथ गवर्नमेंट के साथ वर्किंग रिलेशंस आपके अच्छे हैं। हिंदुस्तानी मुसलमान इस वक्त जो है दुविधा का शिकार है। सरकार है, सरकारों के साथ उनके अपने रिलेशंस बनाने में उनको हेजिटेशन है। और अगर सरकार के साथ रिलेशन नहीं होंगे तो उनके डेवलपमेंट रुकता है। जाहिर सी बात है कि उनका टैक्स का पैसा उनके पास जा रहा है, स्कीमें बन रही, स्कीमों में हिस्सेदारी मुसलमानों अपनी ले नहीं पा रहे हैं या लेने के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्या सजेस्ट करेंगे किसी भी चुनी हुई सरकार के साथ, जो वहाँ की आवाम हो, जो भी आवाम है, उसका रिलेशन किस तरह से मेंटेन होना चाहिए? आप उसके एक उदाहरण हैं, किस तरह से आप काम कर रहे हैं मिल करके। देखिए, रिलेशन तो हमेशा अच्छे होने चाहिए क्योंकि वो हमारे गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट अब बन चुकी, तो गवर्नमेंट बनने के बाद हमारे रिलेशन अच्छे होने चाहिए। जब हमारे रिलेशन अच्छे होंगे तभी हम उनसे कुछ खिदमत ले सकते हैं या अपना काम करवा सकते हैं। जब हम दूरी बना कर रखेंगे, तो आप एक मिसाल मैं दे रहा हूं, मेरे आपके अच्छे रिलेशन है, आप आज यहाँ बैठे हुए हैं ना, अगर मेरे आपके रिलेशन अच्छे नहीं होते तो आप मेरे पास नहीं होते। तो हमें रिलेशन, हमारा इस्लाम भी, हमारा धर्म भी ये कहता है कि हमें एक दूसरे से मिलना चाहिए और एक अच्छे रिलेशन बनाने चाहिए। और उसका जब आप अच्छे से मिलेंगे, उनसे रिलेशन रखेंगे, तो उसका जरूर आपको फायदा होगा। और आजकल जो गवर्नमेंट है, आप देखिए 2.5 लाख रुपए लोगों ने मकानों को दिए,
यूपी में, तो उसमें उन्होंने ये नहीं देखा कि ये कौन से धर्म के हैं। उसमें मुसलमानों को भी मकान मिला, नॉन मुस्लिम को भी मकान मिले। राशन जब बटा तो वो मुसलमानों को भी मिला और गैर मुस्लिम को भी मिला। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं। सड़क बन रही है, सड़कों के जाल बिछ रहे हैं, इतना अच्छा काम हो रहा है, नितिन गडकरी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप बताइए उसका फायदा तो सब लोगों को मिल रहा है ना। तो हमें रिलेशन अच्छे बनाने चाहिए, हमें एक दूसरे को आपस में मिलना चाहिए, अपने विचार उनसे शेयर करने चाहिए, उनके विचार भी सुनने चाहिए। तो ये एक अच्छी वो रहेगी। हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, हमें कोई उसमें मुदायका नहीं है कि हमें उनसे मिलना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए, उनसे अपने विचार आदान प्रदान करने चाहिए। तो उसका बहुत अच्छा एक मैसेज जाएगा। लेकिन एक सर उसमें एक छोटी सी जो हेजिटेशन मुसलमानों में आता है, आप भी देखते होंगे कि सरकार ज़रूर है और उससे जैसा कि आपने कहा कि ताल्लुक़ बनाना चाहिए, लेकिन जब वो पॉलिटिकल बयानात उनके आते हैं तो उससे एक तरह से भ्रम पैदा होता है उस कम्युनिटी को कि वो कैसे आगे जाए। उसी के खिलाफ एक बयान उन्हीं के किसी आदमी की तरफ से आ जाता है तो एक परेशानी पैदा हो जाती है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसमें भी ये सही कह रहे हैं आप, गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए और एक मतलब इस तरह के मतलब बयानात नहीं देने चाहिए जो किसी के धर्म को या किसी के उसको क्षति पहुंचे। तो इस तरह के गवर्नमेंट को भी एहतियात करनी चाहिए, गवर्नमेंट को भी मतलब ये पहलू लेकर चलना चाहिए और उन्हें एक मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का नहीं होना चाहिए। उन्हें भी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास का जो नारा है उस पर अमल करना चाहिए और एक मैसेज देना चाहिए कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो सबकी गवर्नमेंट है, ना कि एक पर्टिकुलर किसी धर्म या जाति की। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर जुबैदुर्रहमान साहब जो बहुत खुल करके आपने हमें बताया कि अपनी सरगर्मियों से वाकिफ़ कराया और साथ साथ उन्होंने मुसलमानों के हवाले से भी बात की जो हमने सवालात की, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से हमारा जो बिहेवियर, जो एटीट्यूड है किस तरह से बदलना चाहिए, वर्किंग रिलेशन हमारे गवर्नमेंट की किस तरह से होनी चाहिए और हुकूमतों को भी अपने आवाम के साथ किस तरह से भेदभाव किए बगैर सबके साथ सबका विकास करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।